भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान 6 तारीख को आना परशुराम के अवतरण दिवस पर बिहार श्री टाउन हॉल में शानदार आयोजन में हिस्सा लेकर बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। इसके लिए मैं आयोजक बंधुओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज मंच को शोभायमान बना रहे हैं हम सबके श्रद्धेय पद्म सम्मान से विभूषित डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, आपके प्रति भी मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े ही मतलब श्रद्धेय तो है ही, साथ में बड़ा हमको सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं। अभी सभा से जाने को नहीं जा रहे हैं, मतलब हम मजबूरी है, जाना है। मेरे भैया जो शोभा बढ़ा रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जहानाबाद के लोकप्रिय सांसद रहे और हमारे समाज के एक स्तंभ श्री अरुण कुमार जी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। विधायक सिद्धार्थ जी, विधायिका अरुणा देवी जी, नीतू देवी जी, आप सब मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, सबका अभिनंदन है। महाराज सत्यानंद जी, हमारे पूर्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संतोष पाठक जी, शशि रंजन जी, देबू जी, अशोक जी, आप सब मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और विशेष करके आयोजक मंडल को, सदस्यों को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा इतना शानदार आयोजन करने के लिए। सुधीर जी, सोनू जी, बलबीर जी, प्रिंस जी, रामरतन जी, सीतू जी, धीरज पाठक जी, इसके अलावा और भी बहुत से हमारे बंधु होंगे जो इस सभा को इस तरह का आयोजन करने में अपना समय भी दिए होंगे और परिश्रम भी किए होंगे। आप सबका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। अभी मेरा परिचय परशुराम के वंशज के रूप में और परशुराम के क्षेत्र को धारण करने के लिए मेरा परिचय किया गया कि बड़े जुझारू और लड़ाकू टाइप के व्यक्ति हैं। तो परशुराम के वंशज तो सब ऐसे ही होते हैं, बस यही है कि टकराने का उनका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। ऐसे ही जाकर थोड़ी दीवार में टकराते फिरेंगे। लेकिन जब उसूलों पे आँच आए, तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये लगातार जो मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, इसके बाद से व्यवसाय किया, एक सफल उद्योगपति बना और एक उम्र के पड़ाव पर लगा कि नहीं, समाज के में जाकर कुछ करना चाहिए। तो सामाजिक कार्य करने के लिए मैं अपने गांव छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड के बड़ा लोमा गांव में आकर मैंने काम शुरू किया। एक विद्यालय की स्थापना की, तभी मुझे महसूस हुआ कि राजनीति एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है समाज सेवा, और विशेष करके समाज में अगर आपको सामाजिक सोच में परिवर्तन करना हो तो राजनीति यदि माध्यम बनाए तो बहुत ही कारगर हो सकते हैं। और इसी कारण मैंने राजनीति में प्रवेश किया। और जब मैं देखिए, वैसे तो हम लोग कलकत्ता और बंगाल में रहे हैं तो जाति से बहुत दूर रहे, क्योंकि वहां पर जाति नाम कोई सुनने को नहीं मिलता है। तो गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया करते थे, तभी जाकर जाति की बात समझ पाते थे। लेकिन जब से राजनीति में प्रवेश किया, हमने देखा कि हम भले ही जाति की बात न करें, हम भले ही सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करें, हम भले ही सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, हम भले ही अपना सर्वस्व कुर्बान करने को, निछावर करने को तैयार रहे, लेकिन बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवाद करते हैं। और चूंकि हम नहीं कर रहे थे, इसलिए धीरे धीरे करके एक जगह से हम काटे जा रहे थे। कटते कटते तो 2019 में, जिस दल का मैं सदस्य था, 2019 में जब सिर्फ एक सीट पर सिमट कहा गए हम, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने टकराना चुना। मैंने कहा कि नहीं, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप लोगों को पता होगा, मैंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, और तब जाके जिन लोगों ने पार्टी को अपने भगवती समझ रखा था, तब उनके कान खड़े हुए। पहले तो मनाने का प्रयास किया गया, और जब मैंने मना कर दिया तो चार्टर्ड प्लेन से 3 दिन तक घुमाया गया।
और बड़े बड़े नेता हमारे दाएं बाएं बैठ कर गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2 बार मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में तो सांसद विवेक जी वहां मौजूद थे। आपने देखा किस तरह से मैं ये नहीं समझा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हो रही है। मैं तो बार बार कहता कि पर्याप्त नहीं है, आप लोगों से गलती हुई है, स्वीकार कीजिए। ये कह देना कि यहाँ भेज देंगे वहां भेज देंगे, इतना काफी नहीं। बंद कमरे में क्या गुफ्तगू हुई कल आप भूल जाएंगे, हम याद दिलाने के लायक नहीं रहेंगे। अंत में हमने मजबूर किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कीजिए कि आपसे गलती हुई है। अब लोकसभा में तो नहीं भेज सकते, लेकिन राज्यसभा में विधान परिषद में प्राथमिकता के आधार से हमारे समाज के लोगों को भेजना होगा। और यही कारण है कि 19 अप्रैल 2019 को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव को घोषणा करना पड़ा कि चूंकि हमसे गलती हुई है, हम लोग टिकट के बंटवारे में भूल हुई है, उसकी भरपाई करने की प्राथमिकता के आधार पर ब्राह्मण और बिहार वंशजों को विधान परिषद और राज्यसभा में प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिसका एक उदाहरण आपके सामने स्वयं विजय ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो टकराने से सुनते हैं लोग, लेकिन भ्रम हो गया। उनको समझ में आया कि मैं परशुराम वंशज नहीं हूं, परशुराम के चरित्र को धारण नहीं करता। और मुझे कहीं ना कहीं संदेशा था कि इस तरह का काम करेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह करके सफल होते आए हैं। और करते करते इतने पर सिमट के रह गए हैं हम स्वयं अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। और जब जिस दिन हमारा टिकट काटा गया, भले ही लोगों को पता चला हुआ कि मेरे पुत्र ने मुझे बाध्य किया, निश्चित रूप से एक आध दिन तो मैं भी कंफ्यूजन में था कि आखिर ये हो कैसे गया। लेकिन तब मेरे अंदर के परशुराम का खून जो है ना वो जाग उठा। अब मैंने कहा उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। और तब मैंने तय किया कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, पूरे दमखम से लड़ूंगा। और जिस महाबली, जिस पहलवान को मैंने उतारा है, उसका जमानत जब्त करा के दिखाऊंगा। और आप लोगों को पता ही होगा, फिर मैं बता दूं कि करीब 5200 वोट थे, इसमें से 2819 वोट मुझे प्राप्त हुआ और उस महानुभाव को मात्र 254 वोट यानी 11 गुना से अधिक वोट लेकर मैंने उन आकाओं को उनकी औकात बताने का काम किया। लेकिन बात यही समाप्त को करना ठीक नहीं होगा। अभी मंच मिला है तो इस मंच का मैं थोड़ा लाभ जरूर उठाऊंगा और खास करके युवा लोगों से बोलूंगा। हम लोग केवल बोलते हैं और आजकल सोशल मीडिया एक इतना सशक्त माध्यम मिल गया है जिसके माध्यम से जितना गुस्सा होता है सोशल मीडिया में निकाल कर भूल जाते हैं। बाकी सब जातियां एक वोट बैंक बन रही हैं, बाकी सारे वर्ग एक वोट बैंक बन रहे हैं, बन चुके हैं। बल्कि असल में एक न एक नेता को स्वीकार किया है और यही कारण है कि सत्ता में भागीदारी उनकी बढ़ती आ रही है और हमारी भागीदारी कम होते होते आज खत्म होने के कगार पर है। और जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होती है तब तक ये बड़ी बड़ी बातें करने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। अब देखिए मनोहर भैया के साथ में क्या हुआ और स्थिति एक तरह बैठे हुए उदाहरण में दे रहा हूं। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बनाने का काम किया, जन्म दिया समझिए एक तरह से। और आज चूंकि वो स्वतंत्र दिमाग रखते हैं, क्योंकि अपनी बात रखने की औकात है उनके अंदर में, क्योंकि वो परशुराम के वंशज हैं और झुककर कुछ स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनको धीरे धीरे साइड कर दिया गया। आज मेरा ये इस मंच के माध्यम से आग्रह भी होगा और हमें समय की जरूरत भी है कि हम सिर्फ सभाएं न करें, इस सभाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और एक नेटवर्क बनाएं और नेटवर्क बनाकर आने वाले दिनों में आखिर हम कहाँ जाएंगे ये तय करने का भी निर्णय लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी एक दल के खिलाफ जाना है या किसी एक दल के साथ जाना है। मैं ये कहता हूं कि जहां पे जाना है हमें साथ जाना है और जहां भी हमारा कोई कैंडिडेट मिले उसे जिताने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि आज अचानक अंदर में जो था निकल आया, ये समय तो नहीं था, ये मंच था कि ऐसी बातें की जाए। आज तो भगवान परशुराम के प्रति सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है और ये काम मैंने सुबह से शुरू कर दिया है। मैंने सारण में आज अपने चुनाव क्षेत्र में आज एक भव्य परशुराम मंदिर का शिलान्यास करके मैं आया हूँ सवेरे से। और हम लोगों ने तय किया कि
अगले 3 वर्षों में उस मंदिर को पूरा भी करना है और पूरा समाज उस पर लगा हुआ है। जब उसका उद्घाटन होगा मैं यहाँ के लोगों को आमंत्रित करूंगा, मंच पर बैठे हुए लोगों को आमंत्रित करूंगा। आज का दिन तो भगवान परशुराम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ही है, लेकिन साथ साथ जब हम अपने इस देव की आराधना करें तो हमें ये भी याद करना है कि आखिर इस देव किस बात के लिए जाने गए टकराने के लिए, जाने गए अपने जिंदा रहने का सबूत देने के लिए। इसीलिए हमें भी वो आचरण वो चरित्र धारण करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते मैं वाणी को ध्यान देता हूँ। जय परशुराम।